रीना जी। रीना मास्क उतारो, रीना मास्क उतार के। जानवी। जेवर है गरीब बेटी को जाएगा, राम लल्ला मैंने। स्मृति जी, ये आप मेरी हमारी ओर से इसके लिए आपको पोस्टमैन का काम करना पड़ेगा। ये जुबिन की देख लीजिए, सस्ते में चला रहे हैं, जीजा को घर जाके नहीं दे रहे। घर जाएंगे तो साथ में बहुत कुछ लेना पड़ेगा। घंटे के साथ तो बहुत कुछ लेना पड़ता है। बेटा उधर चले जाओ, आ जाओ एक बार एक ग्रुप फोटो। ये कैट के पास जाएगा। हाँ ठीक है, क्या बोल अरे भैया वो कैट का सामान ये सब उठा के राम जी का अरे यहाँ से हटाओ। यस अमित जैन जी गए मथुरा वाले। यस जल्दी आओ। पेड़ा खिला रहे हैं। ये आपके लिए बाके बिहारी का प्रसाद लेकर गया और तस्वीर ले ये मैंने सब महिलाएं कृपा स्थान ग्रहण करते। प्रीति जी, एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ। हमारे सुभाष अग्रवाल जी ने कैट का न्यूज़ लेटर बनाया पूरे पश्चिम बंगाल की, तो हम मैं चाहता हूँ कि आप इसका विमोचन करें। सुभाष जी बात है, प्रॉब्लम तो नहीं होगी वहाँ। बहुत बढ़िया बात है आपने। हमारे पौंडीचेरी से जो एमएलए हैं शिवा शंकर, वो आपको पौंडीचेरी का दुपट्टा पहना है। सभी व्यापारियों की तरफ से इनका कर दो सम्मान। अभी आप सबकी तरफ से शामिल हो गए हैं। बीजेपी क्या समर्थित वहाँ पे चुनाव वो वो वहाँ का बैठिए। स्मृति जी, व्यापारियों ने आपको पता है, आपकी पूरी जानकारी में है कि कोरोना के दौरान किस तरीके से उन्होंने सरकार के साथ मिल करके हमने बहुत काम किया, वो सब आपके नॉलेज में है। वैसे तो सब लोगों ने काम किया, लेकिन 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में 24 घंटे काम किया कोरोना वॉरियर के रूप में। तो मेरा अनुरोध होगा आपसे कि आप यदि उनको सम्मानित कर दें तो ये हम सबके लिए बड़ी बात होगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सत्यभूषण जैन जी। सुरेश पाटोदिया जी।
शत्रुघ्न जी एक मिनट आओ। ये बोल आओ भाई आओ। ज्यादा बातों के लिए आप विधिवत आमंत्रित करो, घर पे भोजन में बोला उनके लिए कोई काम। ये तुम एक पद दो काज मत क्या करो यार। गैर वाला फर्ज निभाओ। जमशेदपुर से सुरेश सोनथालिया जी। सुमित अग्रवाल जी। आपके क्या फटाफट अरे फोटो लो फोटो। अब आपकी बारी है। सुमित अग्रवाल जी। और अंत में सीमा सेठी जी। आपके ने मणिपुर से दुपट्टा लाए हैं हर्ष सुतोदिया। हर्ष और एक चाय है, पता नहीं कौन सी, बहुत रेयर क्वालिटी। अच्छा आसाम का है, मणिपुर का नहीं। गमछा आसाम का है, चाय गमछा। कर लेगा। अच्छा आप समझते हो गमछा, और नहीं समझते क्योंकि आपने तो सब देखा है। ये गवर्नमेंट की जो है, दिस इज अबाउट 2 लाख रुपीस अ केजी का एप्लीकेशन करके गोल्डन टिप्स। वी आर द ओनली वन इन द कंट्री हु मेक्स। चलो हर्ष अभी अब आपने गमछा कहा तो एक गमछा आसाम का भी आपके ये आसाम का ही है। नहीं, ये मणिपुर का, ये आसाम का है। ये मणिपुर का नहीं, आसाम का टेक्सटाइल मंत्री रह चुके हैं। प्रकाश जी जल्दी तो खा। देखिए पहली बात तो सब हमारे नेता सुन ले। स्मृति जी जो कुछ यहाँ कह रही हैं, अभी जो कहेंगी, जो राज्य उसको स्वीकार करेगा वहां पर मैंने उनसे परमिशन ले ली है, पर परमिशन दीजिए मैं ले लूंगा। जो राज्य स्वीकार करेगा वहां मैं स्वयं स्मृति जी को लेकर के पहुंचूंगा। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन ऐसे नहीं, कौन अपने राज्य को बुलाना चाहता है। सबसे पहले राजस्थान। उनकी शर्तें बड़ी कठिन है। अरे क्या आप में से किसी को लगता है कि भारत सरकार का कोई मंत्री हमारे बीच में आया है? लगता है क्या? अगर नहीं लगता तो खड़े होकर एक बार 2000 तालियां बजाओ। और मैं बहुत विनम्रता और आदर के साथ अच्छा आप सब लोग बैठ जाओ। मैंने जैसा आपको कहा कि अभी स्मृति जी का उद्बोधन होगा, उसके बाद हर जिस राज्य जितने लोग आए हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके यहाँ पर आएंगे और हर एक के साथ उनकी फोटो खींचेंगे। इसमें कोई हाई कोपा करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे बुलाता रहूँगा वैसे वैसे आपको बातें करूँगा।
आपकी जोरदार तालियों के लिए बुला रहा हूँ श्रीमती स्मृति ईरानी जी को, वो आए और हमें अपना मार्गदर्शन करें। प्रवीण जी ने आज आप सबके सम्मुख जब मेरा परिचय दिया तब कृष्ण और सुदामा की बात कही, लेकिन सत्य यह है कि अभी अभी प्रवीण जी के भाषण में उन्होंने शब्दों का जो चक्रव्यूह मेरे आसपास रचा, इससे आपको समझ आ जाता होगा कि सुदामा कौन है और कृष्ण की भूमिका में बड़ी चतुराई से कहा कि आज मैं महादेव की भूमिका में, और महादेव होने का मतलब क्या? जो ब्रह्मांड के विष को अपने कंठ में धारण करे और अमृत सृष्टि को दे। चक्रव्यूह ऐसा रचा कि हमारे देश की सभ्यता ये है कि जब अमृत पान हो तो भाई बहन को आगे कर देता है, और जब विष का विश्लेषण हो तो भाई ढाल बनकर आगे खड़ा होता है और प्रभु से कहता है कि जितना विष है बहन के सुपुर्द ना करो, मुझे दे दो ताकि बहन को कभी कह दिया महादेव की भूमिका में। इसका मतलब संकेत दे दिया, डंडा पड़ेगा तो स्मृति जी का, फूल बरसेंगे तो मेरी को। लेकिन सत्य कहा उन्होंने, मैं आज मंत्री की भूमिका में आपके सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुई। एक माँ, एक नागरिक और सही मायने में कुछ आग्रह लेकर आपके सामने झोली फैलाकर खड़ी। सुभाष जी की पुस्तिका का जब विमोचन हो रहा था उससे पहले प्रवीण जी ने मेरा उनसे परिचय करवाया। पटोडिया जी ने जब रूपा जी अपना उद्बोधन कर रही थी तब खड़े होकर कहा कि आप आइए, मैंने जयपुर में 1000 बहनों को जोड़ा है। यह अपने आप में संकेत क्या देता है? समाज में धारणा ये बनाई गई कि व्यापारी कौन? वो जिसे अपने धंधे से, अपनी दुकान से, अपनी एंटरप्राइज से मतलब है, जिसका जीवन नफा और नुकसान तक ही सीमित है। लेकिन लॉकडाउन में पटोडिया जी का 1000 बहनों के हाथों में काम दे और कहना, मास्क तुम बनाओ, बिकेगा या नहीं बिकेगा जिम्मेदारी मेरी। इस भूमिका में कभी भी समाज में व्यापारी वर्ग के संदर्भ में ना कभी चर्चाएं हुई, ना कभी उन्हें समाज के उच्च वर्ग ने अलंकृत किया, ना कभी इतना सम्मान दिया। पटोडिया जी की, सुभाष जी की 1-2 कहानियां मैंने सुनी, लेकिन ऐसे कितने जीवन हैं जिनको आप सबने समेट कर रखा है। उसका अंदाजा होता कैसे? प्रवीण जी, अब मेरा परिचय साल 2004 में चांदनी चौक की गलियों में, तब मैं तुलसी विनारी थी, ये प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक के नेता थे। चांदनी चौक की एक गली, एक रास्ता ऐसा नहीं जो हमने साथ मिलकर ना नापी। एक टूटी छत नहीं जो हमने संकल्प लेकर दोबारा खड़े होने का संकल्प उस परिवार को ना दिया। एक गरीब नहीं था
जिसको हमने वचन न दिया हो कि तुम्हें इस गरीबी से हम उभारेंगे और उस वचन की पूर्ति ना की। ये ना उनको पता था ना मुझको पता था कि जीवन हमको कहां ले जाएगा। तब तो लोग कहते थे एक्टर है। कौन जानता था कि गांधी खानदान के युवराज को एक दिन वो हरा देगी। कौन जानता था कि गली गली में गरीब के एक एक छत को जोड़ने वाला कैट का एक दिन महानुभाव बन जाएगा। ये बातें आज मैं साधारणता आपके बीच में इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरी जितनी जानकारी है इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, कोई भी टाटा बिरला अंबानी की औलाद नहीं। हमने एक एक रुपया जोड़ा। हमसे पहले हमारे पिता ने परिवार में जो काम किया उस काम को हमने आगे बढ़ाया और उस उम्मीद में बढ़ाया कि मेरी आने वाली पीढ़ी इसको संजो कर रखेगी। इस उम्मीद से हमने बढ़ाया। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मंत्री बनी तो किसी ने कहा आप रहती कहाँ? मैं उन्हें गुड़गांव के पुराने मकान में ले गई और वो मकान, उसका विश्लेषण जब किसी ने मुझसे पूछा तो मेरी गली का एक व्यापारी भागते भागते आया। मेरी गली के उस व्यापारी ने मीडिया को बतलाया कि जी मैं ड्राई क्लीन की दुकान चलाता हूँ, इस घर में मेरे लोग कपड़े धोते हैं जिस घर में स्मृति ईरानी रही। फिर एक और व्यापारी आया लेकिन उसने नजर चुराई और कहा मैं सामने आकर मीडिया को बोल नहीं सकता। मैंने कहा बोलिए ना ढींगरा साहब, आज भी उनकी दुकान है पुरानी गुड़गांव। ढींगरा साहब और क्या नाम, क्या विषय था? 7 साल की उम्र में, आज मैं 45 साल की, 7 साल की उम्र में पहली बार प्लास्टिक की एक डॉल आई। पूरी गली में हंगामा हो गया। गुड़िया की आंखें नीली, पलक झपकती। आज से 40 साल पहले एक क्रेज हुआ करता था, बाल घुंघराले गोल्डन, और हर गरीब परिवार के बच्चे को लगता था यार मेरे मम्मी पापा मुझे एक ये दिलवा दे। बारबी की औकात नहीं थी साहब, ये किसी हिंदुस्तानी ने बना दी थी। बाल घुंघराले कर दिए थे, गोल्डन कर दिए थे ताकि हमको भी लगे कि वाह हमारे पास भी एक अंग्रेजी डॉल है। उस डॉल की कीमत उस वक्त 75 रुपए से 100 रुपए, और मेरी उस वक्त औकात नहीं थी कि मेरे पिता मुझे वो 100 रुपए की गुड़िया खरीदे। और मुझे आज भी याद है ढींगरा साहब मुझे ऐसे देखते काउंटर के नीचे, कहते भाग 100 रुपए की है, टूट जाएगी तो पापा को नुकसान हो जाएगा। ये नहीं कहा कि तेरी औकात नहीं है, ये समझाया कि उस 100 रुपए की मेरे माता पिता के जीवन में कितनी अहमियत है। प्रवीण जी, जब मैं मंत्री बनी मैं ढींगरा की दुकान पर गई। मैंने कहा ये रहा 100 रुपया, अल्लाह गुड़िया। मैं आज भी 40 साल बाद उस व्यक्ति को क्यों याद करूं? कभी हीन भावना से उन्होंने बात नहीं की। ये वो दुकान थी जिसके व्यापारी ने मेरी माँ से कहा पैसा नहीं है भाभी, मैंने खाते में लिख लिया है, अगले महीने चुकता था। कितने परिवारों को आपने ऐसे हिंदुस्तान में संजो के रखा, ये अमेज़न कभी समझ नहीं पाया। मुझे आज भी याद है जब हिंदुस्तान में मॉल बनने की शुरुआत हुई, सबने कहा जगमगाता हुआ मॉल, चलो शॉपिंग करने जाएंगे। और मैं स्मृति ईरानी जिसने 100 रुपये जुड़ते देखा है घर में, पूछा कि मॉल वाले के दुकान में खाता चलता है क्या?
हमने किसी का अवसर नहीं मारा, हमने इमोशन पे, संबंधों पे अपना काम चलाया। और इसलिए आज उस संबंध की दुहाई देते हुए आप सबसे आग्रह करने आए। यह आग्रह इस प्रकार से, किसी राजनेता से पूछिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से व्यापारी का क्या लेना देना, कहेगा कोई लेना देना। लेकिन व्यापारी जानता है कि जब घर की बेटी मोहल्ले से बाहर कदम रखती है, बाजार जाती है, दुकान पहुंचते पहुंचते कोई छेड़खानी करता है, तो जिंदगी भर उसके दिल में डर बैठ जाता है। जब एक औरत किसी व्यापारी की छोटी सी दुकान में आती है, तो व्यापारी उसका बहन या भाभी करके संबोधन करता है। उम्र दराज हो तो माँ कहता है, दीदी कहता है। आज उन्हीं रिश्तों की दुहाई देते हुए आपसे आग्रह करती हूँ, अगर आपको स्वीकार है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है, लेकिन उसका हर गली, हर मोहल्ले, हर बाजार में संरक्षक आपसे बेहतर और कौन होगा? व्यापारी को खबर होती है इसके घर में क्या चल रहा है। अगर घर में गर्भवती बहू है और कोई सामान लेके जा रहा है, घर में राशन का सामान, व्यापारी अगर एक बार घर वाले से कह दे कि भाई चेकअप कराया था ना, तो उसका भी दिमाग खनक जाएगा कि अच्छा भाई साहब ने पूछा है, जिम्मेदारी तो मेरी भी है। अगर बच्चे का अन्न प्रश्न है, व्यापारी ने अगर कह दिया कि ये घी अच्छा है, जो भी घी, चूरमा अच्छा है, माँ को कहो घर में लड्डू बनाकर खिलाए, तो क्या परिवार कहीं से इस बात पर चर्चा या चिंता नहीं करेगा? व्यापार समुदाय अगर ये संकल्प कर ले कि मेरे बाजार में महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं होगी, और हर व्यापारी अपने बाजार, अपनी दुकान को महिला संरक्षण की दृष्टि से एक फौज तैयार कर, तो मजाल है कि रोड रोमियो आकर बाजार का माहौल और दुकान का माहौल खराब कर दे। आप वो अग्रणी हैं जो व्यापार तो करते हैं लेकिन समाज को भी जोड़ कर रखते हैं, और आज आप हर बेटी के अभिभावक बने, बहन के संरक्षक बने, ये निवेदन लेकर आपके बीच आए। प्रवीण जी ने कहा कि हर विषय में बड़ी पैशनेटली स्मृति जी जुड़ती है। साधारणतः महिला विषय आज से 20-25 साल पहले उसका राजनीति में कोई इतना मोल नहीं था, और जब मैं महिला विषयों पर चर्चा करती थी तो कई भाई भी कहते थे, अरे यार ये औरतों वाली बातें के बैठ गए। आप मिहिर के मरने की बात कर रहे हो प्रवीण जी, मुझे याद है उस वक्त मुंबई में एक मार्केट में, मैं लोखंड वाला मार्केट है, वहां पर एक सज्जन आए, अपनी नई नवेली दुल्हन को मेरे सामने धकेल रहे थे। मैंने क्या करा भैया? दीदी थोड़ा इनको तुलसी जैसी बनाओ। मैंने कहा भाई साहब घर सिर्फ तुलसी से नहीं चलता, शांति निकेतन और स्वर्ग तब बनता है जब मीर जैसा पति और करण जैसा बेटा साथ खड़ा रहता है। किस परिवेश में मैं आपसे मदद की गुहार लगा रही हूँ? बीड़ नाम का एक जिला है, महाराष्ट्र से कोई है यहाँ पे? बहुत है। सचिन जी, आप में से कई लोग बीड़ के बारे में जानते हैं। बीड़ नाम का प्रवीण जी जिला है महाराष्ट्र। आज से 20 साल पहले
मैं जो घटना बता रही हूँ 4 दिन पहले दिल्ली में भी। बीड़ में एक डॉक्टर था। उस डॉक्टर की खासियत ये थी कि उसके यहाँ बेटे छोड़ के बेटियां पैदा होती नहीं। जो भी पेशेंट है उसका बेटा होता है। कुछ महिलाओं ने जाके तहकीकात की कि ऐसा संभव ही नहीं, बेटियां जन्म नहीं ले रही, डॉक्टर साहब इश्तिहार में गारंटी कर रहे हैं कि बेटा। तो एक पत्रकार है, वो अपनी गर्भवती सहेली के साथ उस डॉक्टर के क्लिनिक में गई। डॉक्टर को प्रस्ताव दिया, ये सब तो ठीक है, ये बताइए लड़का कैसे। डॉक्टर ने इधर उधर देखा, टेबल पे कहा रख दो 6,000 रुपया, 3-4 हजार ऐसे बोला, हो जाएगा। इसका संभव ही नहीं। आपको कैसे पता गर्भ में बेटी है या बेटा है? उसका वो तो हम चेक कर लेंगे। उनका ये तो गैर कानूनी है। चेक करने के बाद भी बेटी निकली तो आप क्या कर सकते हैं? प्रवीण जी, अपना धंधा बेचने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है। डॉक्टर उसे महिलाओं को कहा, आओ तुम्हें एक व्यवस्था दिखाता हूँ अपनी क्लिनिक में। एक कमरा लॉक था। उस डॉक्टर ने कहा मैं इसे खोलता हूँ, झांकिए, व्यवस्था ये है, गारंटी है कि अगर सोनोग्राफी में भी लड़की आ गई तो मैं उसका समाधान कैसे कर सकता हूँ। अंदर उस डॉक्टर ने 2 कुत्ते बांध रखे थे और उसने कहा कि जब मैं लड़की सोनोग्राफी में निकल गई तो गर्भपात कर देता हूँ महिला का, और पुलिस ना पकड़े तो उस गर्भ को इन कुत्तों को खिला देता हूँ। अब अगर ऐसी सामाजिक चुनौतियों से हमको लड़ना है तो हर देश का व्यापारी उस बेटी का संरक्षक बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल। आज आपसे पूछने आई हूँ कि आपको स्वीकार है? तो मैं एक व्यवस्था के माध्यम से कैट को प्रस्ताव दूंगी। कैट से मेरा आग्रह है कि आप विधिवत मंत्रालय में हमारे साथ बैठक कीजिए। और आप पटोडिया जी को कह रहे हैं, मैं आपके साथ हर प्रदेश तो क्या हर जिले में जाने को तैयार हूँ अगर आप महिला के संरक्षण में हमारी मदद। अब बात आए पटोडिया जी, आपने महिलाओं का मैडम को बोला कि आप प्रस्ताव जयपुर लेके आए। कैट के माध्यम से बहुत अच्छा वाक्य निकला। उस वाक्य में था कि अब ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और हिंदुस्तान निकल गई। अब ये वो हिंदुस्तान है जहां पर हम धड़ल्ले से सर उठा के खड़े हैं। वो मलाई नहीं कि अगर कोई खा जाए, हम अपने अधिकारों के संरक्षण में व्यापारी समुदाय के लिए खड़े हैं। यहाँ आने से पहले मैंने थोड़ा शोध किया। डिसरप्शन कहते हैं वर्तमान में जो लॉकडाउन हुआ, और आपने आज कोरोना वॉरियर्स को बहुत सम्मानित किया। उस डिसरप्शन में क्या व्यापारी को चुनौती आई, पर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बताइए कि उसमें मेरे आंकड़े सही हैं या गलत। देश में आज 62 करोड़ एक्टिव इंटरनेट के यूजर हैं। आपका गणित मुझसे बेहतर है। 62 करोड़ में से 60% इस वर्तमान स्थिति में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। 36 से 40 करोड़ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। अगर आप शहरी इलाके में देखें तो शहरी इलाके में 62 करोड़ में से जो 60% ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, शहर में 57% पुरुष, 57% मेन
शहर में 43% औरतें, 43% औरतें। गांव में लोगों को लगता है हिंदुस्तान का सारा टेक्नोलॉजिकल जो चर्न हो रहा है वो शहर में हो रहा है। गांव में 58% मेन और 42% औरतें। पटोडिया जी तो कह रहे हैं औरतें जोड़ो ताकि वो धंधा कर सके, ये तो खरीद रही हैं। गांव में 42% औरतें, शहरी इलाके में 43%। लॉकडाउन में प्रवीण जी, आज आपने जितने कोरोना वॉरियर्स को, मैं अभिनंदन देती हूँ कैट का कि लॉकडाउन में किसी भी दुकान के संदर्भ में किसी भी नागरिक को कोई चुनौती नहीं आई और वो सिर्फ और सिर्फ कैट की वजह से हुआ। आपका आभार आपका। लेकिन लॉकडाउन में हुआ क्या? ई कॉमर्स में 71% बढ़ोतरी हुई और 71% जो बढ़ोतरी हुई उसका जब क्वांटिफिकेशन हुआ प्रवीण जी, तो डेली ट्रैफिक 76 लाख लोग डेली शॉपिंग करते। तो मोबाइल का जो ट्रांजैक्शन होता है, ये मैं थोड़ा सा देखा इनका प्रेजेंटेशन, मोबाइल का जो ट्रांजैक्शन होता है 82%, यानी कि लैपटॉप लेके कोई बैठ। तो महिला की दृष्टि से, चाहे वो महिला कंज्यूमर हो, चाहे वो महिला किराना हो, चाहे वो महिला जैसे कि बटोडिया जी कह रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में औरतों को जोड़ा हो, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत है। लेकिन प्रवीण जी एक चीज मैं बतलाना चाहती हूँ, मैंने अध्ययन में निकला है। अब कुछ लोगों को ये भ्रम है और माफी चाहती हूँ कि मैंने हमेशा कटु सत्य बोला है, तो आपकी अनुमति हो तो कटु सत्य बोल दो। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक गया है। तो एक सर्वेक्षण आया है, 59% गए हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन 51% का ये कहना है कि हमें दुकान में और मार्केट में लाइन में नहीं लगना था इसलिए गए। तो प्रवीण जी ये चिंता और चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये हम मान के ना चले कि लॉकडाउन उड़ गया और सब कुछ खत्म हो गया और उसके बाद वापस आ जाएगा। 51% सिर्फ लाइन में नहीं लगना चाहते इसलिए गए और 30% ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ऑनलाइन में मुझे ज्यादा वैरायटी मिली। जो आपने भारत ई मार्केट, मैंने उसका पूरा अध्ययन नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर कि ये सारे विषय उसमें कवर होते हैं। और एक विषय और करने को, हमारे यहाँ पे गली में ही सही हम जाते हैं, आजकल कई दुकानदार कहते हैं ना घर पे डिलीवरी कराते हैं। तो एक कारण कि आप क्यों ऑनलाइन परचेज ई कॉमर्स पे कर रहे हैं, 86% ने कहा कि मेरे घर पे डिलीवरी हो रही है और 50% ने कहा कि मुझे कंपेटिटिव प्राइसेस मिलते हैं। करता हो दुकान पे भी है, लेकिन आप मोबाइल पे करते। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। मेरे लिए गौरव का विषय ये है कि आपने विशेष महिला उद्यमी, महिला व्यापारी और अब महिला कंज्यूमर की दृष्टि से भी अगर आप देखें, मुझे लगता है महिला का पूरा इकोसिस्टम कैट में समावेश तो है ही, लेकिन कैट की संरचना का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरा आग्रह है कि चाहे वो बेटी बचाओ हो, जैसे सुभाष जी बंगाल में काम कर रहे हैं, हमने हर जिले में वन स्टॉप सेंटर खोला है भारत सरकार की सौजन्य से। मतलब कि एक क्राइसिस सेंटर है, महिला का बलात्कार हुआ, महिला का त्याग हुआ, महिला का एक्सीडेंट हुआ, वो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर पुलिस, लॉयर, अस्पताल सबका कोऑर्डिनेशन करता है।
आज तक शायद कैट के पूरे इकोसिस्टम के साथ वन स्टॉप सेंटर का कोई लेना देना नहीं रहा। क्या हमारी गली मोहल्ले की औरतों को पता नहीं होना चाहिए जिले में कौन है जो मदद कर सकता है एक ही जगह पे? तो ऐसे महिला बाल कल्याण के कई विषय जिसमें आपकी सहभागिता की वजह से हम देश में आप तो इकोनॉमिक बदलाव ला रहे हैं, लेकिन आप सामाजिक बदलाव का एक बहुत बड़ा इस देश में मुझे लगता है फलक्रम बन सकते हैं। आज इसी अभिलाषा के साथ में आपके बीच में आई। अब महादेव की भूमिका बोल रहे थे। महादेव के सामने तो भक्त जाता है तो मांगता है। मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, मैं आपसे मांग रही। तो अगर आपको ये सामाजिक संरचना महिला के सम्मान स्वीकार है तो कैट के सभी मेंबर्स प्रवीण जी को और सभी कैट के महानुभावों को हर हर महादेव का नारा देके बता दीजिए तो मेरी कृपा हो जाएगी। आप सब यूं ही प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। और एक जो प्रस्तुतिकरण का अंत में आया प्रवीण जी, तो मैडम बोल रही थी ना, मैंने इस वाली टेबल से आह सुनी, वो आज इस विषय के बारे में जितने लोगों ने खाते बनाए कि किस किस का पैसा दुकान में बाकी है, अगर उस व्यापारी की भगवान न करे कि मृत्यु हो जाए तो उस कॉपी में लिखे सारे नाम पैसा अपना और ऐसे में गत होती है उस औरत की जिसने जिंदगी भर उस व्यापारी का साथ निभाया। रात को चाहे वो कितने बजे घर लौटा हो, गरम गरम रोटी खिलाई, चाहे कितनी मुसीबत हो, अपने जेवर दे दिए। आज मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ तो उस औरत का भी सोचे जिसको हम घर की लक्ष्मी कहते हैं। एक आपसे भाई सवाल है, आपने सर हिलाया था जब ये विषय निकला। हम में से कई लोगों की ये हकीकत है, हमने देखा है। तो एक संकल्प रहेंगे सब ये भी करें कि जो हमारे घर की लक्ष्मी है, भगवान न करे किसी भाई पर ऐसी विपदा आए, लेकिन मरणोपरांत वो घर की लक्ष्मी किसी के सामने हाथ न फैलाए। तो आपके सामने आज आप महादेव की भूमिका है। आपने मेरे वाणी को विराम देने से पहले अपना आशीर्वाद दिया। मुझे यहाँ आमंत्रित करने का मुझे इतना बड़ा एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने जो प्रवीण खंडेलवाल जी के मुंह से निकल गई है बात, उसको बल देने के लिए वचन देती कि आप बेटी बचाओ और महिला संरक्षण स्टेट बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट प्रण लीजिए। कार्यक्रम करने में स्वयं आपके हाथ। आप सबका मंगल हो, आप सबके परिजन और आप स्वस्थ रहें। प्रभु के चरणों में यही श्री कामना अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।